जय हिंद। अब तक हमने तारों की उत्पत्ति और उसके अंत के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं कि आकाशगंगाएं क्या होती है। आकाशगंगाएं क्या होती है? हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में आता है उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। और इस आकाशगंगा वाले टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, चाहे आप किसी भी सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हर प्रकार की एग्जाम्स की तैयारी में आपको जो है प्री और मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हम आज के टॉपिक में आकाशगंगा के बारे में चर्चा करते हैं कि आकाशगंगाएं क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आकाशगंगा। तो आकाशगंगा माने कि ब्रह्मांड का वह भाग जहां तारों का असंख्य समूह, तारों के असंख्य समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तारों की असंख्य समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड के अंदर आती है कौन? आकाशगंगा। और उसी आकाशगंगा के अंदर ब्रह्मांड, मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड, तो इस ब्रह्मांड के अंदर ये यहाँ पर क्या आ गया? आकाशगंगा है। क्या है यहाँ पर? ये क्या है? ब्रह्मांड। और ये क्या है? आकाशगंगा। ठीक है, तो इस आकाशगंगा की बात कर रहे हैं हम कि ब्रह्मांड के अंदर तारों के असंख्य समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। तारों के असंख्य समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? आकार क्या होता है? कैसा होता है इसका? सर्पिलाकार आकार होता है। सर्पिलाकार आकार की बात करें तो सर्पिलाकार आकार कैसे होता है? जैसे कि आपने कोई रिंग देखी होगी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपने कोई रिंग देखी होगी, ये क्या हो गई? ये एक सर्पिलाकार आकार हो गया। क्या हो गया यह एक सर्पिलाकार आकार है। तो ये जो आकाशगंगाएं होती है ये अपने तल पर नहीं है, एकदम तल पर आकाशगंगाएं नहीं है। कुछ तारे यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ इससे भी नीचे, कुछ इससे भी ऊपर है। इस प्रकार से जो है ये सर्पिलाकार आकार बनाते हुए आकाशगंगा जो है सर्पिलाकार आकार में होती है। कौन? आकाशगंगा है। और उन्हीं सर्पिलाकार आकार के कोने कोने पर तारों के असंख्य समूह होते हैं। उन्हीं आकाशगंगा के सर्पिलाकार आकार के कोने पर यानी उसकी भुजा पर जो है तारों के असंख्य समूह होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। और तारे किनारे पर पाए जाते हैं। तारे कहाँ पाए जाते हैं? किनारे पर। जैसे कि एक तारा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये क्या हो गया? ये सर्पिलाकार आकार है। और इसके तारे यहाँ पर तारा, यहाँ पर तारा, यहाँ पर तारा, ऐसे जो है असंख्य तारों का समूह होता है। कहाँ पर होता है? असंख्य तारों का समूह। तो यह असंख्य तारों का समूह सर्पिलाकार आकार और आकाशगंगा के अंदर पाया जाता है। आकाशगंगा के अंदर सर्पिलाकार आकार में तारों का असंख्य समूह होता है। फिर हम बात करें तो तारे की आयु बढ़ती है आकाशगंगा के मध्य। तारे की आयु क्या होती है? बढ़ती है। जब तारे की आयु बढ़ती जाती है तो वह कहाँ चला जाता है? आकाशगंगा के मध्य वाले भाग पर चला जाता है। जब भी तारों की आयु बढ़ती है, हमारा सूरज क्या है? जो हमारी मंदाकिनी में आता है, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, उसके अंतर्गत आता है सूर्य। तो सूर्य जो है वह नवीनतम तारा है। जब इसकी उम्र कितनी होती है? 15 अरब वर्ष। अभी तक सूरज ने 5 अरब वर्ष तक जीवन जी लिया है। और जिसमें से अगर वह अंत होने की कगार पर होगा, 10 अरब से ऊपर अगर वह पहुंच जाएगा तो धीरे धीरे वह अपनी आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी के अंदर जाने लगेगा। लाल दानव का रूप लेकर वह कहाँ? मंदाकिनी के अंदर जाने लगेगा। मंदाकिनी के अंदर यानी उसके बल्ज वाले भाग पर जाकर वो समाप्त हो जाएगा। इसकी भी बात हम कर रहे हैं। तो तारे की आयु बढ़ती जाती है तो वह आकाशगंगा के मध्य चला जाता है। जब भी तारे की आयु बढ़ती जाती है तो वह आकाशगंगा के मध्य चला जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मध्य भाग। मध्य भाग को क्या कहते हैं? हम बल्ज कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये आकाशगंगा, ये 3 आकाशगंगा का बता रहा हूँ। एक और आकाशगंगा बना देता हूँ यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, बड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको। बेफिक्र होकर पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए। पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना कि अगर आपने इसको मन लगाकर पढ़ा ना तो सच बता रहा हूँ इस पढ़ाई से प्यार हो जाएगा आपको। इस पढ़ाई से प्यार हो जाएगा अगर आपने मन लगा के पढ़ाई की है तो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। बस ये है कि मन लगाकर इसे समझने का प्रयास करें। नोट्स चाहिए मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको नोट्स
खुद के बनाए हुए अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी ये आकाशगंगा है। अभी सूरज कहाँ है? यहाँ है। लेकिन जब ये सूरज की उम्र खत्म होती जाएगी, क्या होती जाएगी? सूरज की उम्र, सूरज या किसी भी तारे की उम्र जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, वह धीरे धीरे बीच वाले मध्य भाग में आकर यहाँ आ जाएगा और ब्लैक होल का निर्माण हो जाएगा। ब्लैक होल में बल्ज वाले भाग में चला जाएगा। आकाशगंगा के इस वाले भाग को क्या कहते हैं? हम बल्ज कहते हैं। आकाशगंगा के इस वाले भाग को हम बल्ज कहते हैं। सूर्य भी यहाँ है। सूरज की उम्र 15 अरब वर्ष होती है, यानी कि एक तारे की उम्र 15 अरब वर्ष होती है। 5 अरब वर्ष का जीवन यह तारा अभी जी चुका है। तो मध्य वाले भाग यानी बल्ज वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल। और यहाँ पर यहाँ से बल्ज वाले, ये जो तारा है सूर्य, ये धीरे धीरे खिसकता कहाँ चला जाएगा? बल्ज वाले भाग पर। और बल्ज वाले भाग पर जाएगा तो क्या कहलाएगा? यहाँ पर जाने के बाद में ये ब्लैक होल। क्या कहेंगे हम इसे? ब्लैक होल। ब्लैक होल की चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो तारों की उत्पत्ति और अंत के बारे में जो है चर्चा की थी, उसमें बताया है। ठीक है, तो ये बल्ज वाले भाग में तारों की और ये बल्ज वाले भाग में तारों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो भी तारा होता है उसकी अंतिम अवस्था होती है तो वह कहाँ चला जाता है? सिमट कर, यहाँ एक तारा है, यहाँ तारा, यहाँ तारा, यहाँ तारा, ये सब तारे धीरे धीरे इनकी आयु खत्म हो जाती है तो इस बल्ज वाले भाग के यहाँ बीच में सेंटर में आ जाते हैं, यानी कि यहाँ चले जाते हैं। और इसका नाम क्या कहलाता है? फिर इसे ब्लैक होल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? ब्लैक होल कहा जाता है। निर्माण की बात करें तो 12 बिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? आकाशगंगा का निर्माण कब हुआ था? आकाशगंगा वाला टॉपिक चल रहा है तो आकाशगंगा का निर्माण की बात कर रहे हैं। आकाशगंगा का निर्माण 12 बिलियन वर्ष पूर्व आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। 12 बिलियन वर्ष पूर्व आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। संख्या बात करें तो कितनी होती है संख्या आकाशगंगा की? 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। कितनी होती है? 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। हम तो 3 ही को पढ़ेंगे, एक तो ये मंदाकिनी और एक ये NGC M33 और एक और होती है हमारी करीबी आकाशगंगा जिसका नाम है देवयानी। क्या नाम है उसका? देवयानी। क्या कहते हैं उसको? देवयानी कहते हैं। तो आकाशगंगा कितनी होती है? आकाशगंगा की जो उम्र होती है वह 12 बिलियन वर्ष पूर्व आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। आकाशगंगा का निर्माण 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। आकाशगंगा का निर्माण 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें संख्या कितनी होती है? 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। कितनी होती है? 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। कहां पर? ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं होती है, जिसमें से एक आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है वो हमारी अपनी आकाशगंगा है, जिसमें सभी ग्रह और सूर्य आता है। ठीक है, तो कितनी संख्या होती है? 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में क्या होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? 100 अरब आकाशगंगा है। 100 अरब आकाशगंगाओं में कितने, एक आकाशगंगा में कितने तारे? तो 100 अरब तारे एक आकाशगंगा में होते हैं। फिर हम बात करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से सर्पिलाकार आकार तारे किनारे पर पाए जाते हैं। तारे की आयु बढ़ती जाती है तो वो आकाशगंगा के मध्य में चला जाता है। फिर मध्य भाग को हम बल्ज कहते हैं, जहाँ पर ब्लैक होल का निर्माण होता है। फिर हम बात करें बल्ज, जहाँ तारों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? बल्ज वाला भाग कहते हैं, जहाँ तारों की संख्या अधिक होती है। फिर हम बात करें तो निर्माण, तो 12 बिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। 12 बिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 12 बिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। फिर हम बात करें तो एक आकाश, इसकी संख्या कितनी है? 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। सुपर क्लस्टर की बात करते हैं हम। सुपर क्लस्टर की ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं होती है। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर हम उसे कहते हैं, 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। जैसे कि ये 3 आकाशगंगा है, तो इसका जो सुपर क्लस्टर वाला समूह बनाया है मैंने,
इसे ही हम कहते हैं सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं इसे हम? सुपर क्लस्टर। ये तीन दिख रहा है ना आपको, ये तीनों आकाशगंगा। इसका नाम क्या है? देवयानी। इसका नाम क्या है? NGCM33। इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। तो सुपर क्लस्टर में कितने आकाशगंगा होती है? 3 आकाशगंगाओं का समूह होता है। ऐसे सुपर क्लस्टर के समूह बने होते हैं, आकाशगंगा के सुपर क्लस्टर के समूह बने होते हैं। प्रत्येक 3 आकाशगंगाओं का एक समूह होता है जिसे हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो कि 3 आकाशगंगाओं का एक समूह होता है। फिर देवयानी हमारी करीबी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी की सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी? देवयानी। देवयानी हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा है। और हमारी आकाशगंगा कौन सी है? हमारी आकाशगंगा की बात करें तो उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी की सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछ जाता है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीपीएससी, हर प्रकार के एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम बात करें तो मंदाकिनी। मंदाकिनी की सबसे दूरी पर, मंदाकिनी के पास में स्थित आकाशगंगा देवयानी, थोड़ी दूरी पर स्थित आकाशगंगा NGCM33। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है। इसके सबसे करीब में स्थित आकाशगंगा को हम देवयानी कहते हैं। थोड़ी दूरी पर स्थित आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं? थोड़ी दूरी पर स्थित आकाशगंगा को हम NGCM33 कहते हैं। NGCM33 कहते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा। फिर हम बात करते हैं तो देवयानी हमारी करीबी आकाशगंगा, दूरी कितनी है इसकी? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। कितनी दूरी है इसकी? यहां से लगाकर यहां तक दूरी कितनी हो गई इसकी? इसकी दूरी की बात करें हम, मंदाकिनी और देवयानी की दूरी की बात करें तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष इसकी जो है दूरी होती है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष इसकी दूरी होती है। फिर हम बात करें तो सेकेंड निकटतम आकाशगंगा NGCM33। NGCM33 हमारी सेकेंड पास में रहने वाली आकाशगंगा है। फिर हम बात करते हैं जिस सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। यह हमारी आकाशगंगा, ये मंदाकिनी। ये मंदाकिनी बता रहा हूं। इन तीनों के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। एक देवयानी हो गई, मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा हो गई, NGCM33 यह हमसे दूरी पर स्थित है, M और देवयानी हमसे नजदीक स्थित है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। फिर मंदाकिनी हमारी अपनी आकाशगंगा जिसमें सूर्य आता है। जिसमें क्या आता है? सूर्य आता है। मंदाकिनी में सूर्य आता है। तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्या आकाशगंगा क्या होती है। तो ब्रह्मांड के अंदर तारों के असंख्य समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा जो होती है वो सुपर क्लस्टर के अंतर्गत होती है। सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती है। अगर हम हमारी आकाशगंगा की बात करें तो वो कौन सी सुपर क्लस्टर में उसकी दो पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है? एक जो कि नजदीक में स्थित है उसे हम देवयानी कहते हैं। एक जो कि दूरी पर स्थित है जिसे हम NGCM33 कहते हैं। तो ये हमारी 2 नजदीकी आकाशगंगाएं होती है। आपको आकाशगंगा वाला टॉपिक समझ आया होगा। अब हम हमारी आकाशगंगा के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी नाम है। हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी आकाशगंगा, जिसे क्या कहते हैं? हम दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम? सुपर हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसे हम पीवर हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला कहा जाता है। फिर इसका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार आकार होता है। कैसा आकार होता है इसका? सर्पिलाकार आकार होता है। कैसा आकार होता है? सर्पिलाकार आकार होता है। किसका? हमारी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है जिसका? मंदाकिनी, जिसका आकार सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार समझते? सर्पिलाकार माने इस प्रकार से सांप कैसे लिपटाता है, ऐसे यूं करके ऊपर तक खड़ा हो जाता है एकदम, है ना?
ऐसा होता है ना। तो इसके कोने कोने पे ऐसे तारों के असंख्य समूह होते हैं, टिप 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 तारों के असंख्य समूह होते हैं, जिसमें से सूरज नवीनतम तारा है जो कि हमारे नजदीक स्थित है। फिर हम बात करते हैं 3 इस सर्पिलाकार आकार समझ में आ गया इसका किसका, हमारी मंदाकिनी का। प्रत्येक मंदाकिनी का आकार क्या होता है, सर्पिलाकारी होता है। फिर 3 गुणनशील भुजाएं, इसकी 3 गुणनशील भुजाएं होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये 3 गुणनशील भुजाएं, इसकी बात करें तो नए तारे बाहरी भुजा में रहते हैं, सूर्य बाहरी भुजा में है जो कि नया तारा है। जैसे कि ये जो है आकाशगंगा है, इसको हम बोलते थे मंदाकिनी, ये मंदाकिनी, ये हमारी अपनी आकाशगंगा है मंदाकिनी। सूर्य जैसे कि नए तारे बाहरी भुजा में होते हैं, तो नया तारा ये सूर्य क्या है, नया तारा इसको हम मान लेते हैं सूर्य, ये सूर्य है सही, सूर्य ये नवीनतम तारा है। और जैसे कि ये यहाँ पर एक तारा, यहाँ पर तारा, यहाँ पर तारा, तो जो बाहरी भुजा में स्थित तारे होते हैं वह क्या कहलाते हैं, ये बाहरी भुजा में स्थित तारे, हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहेंगे नवीनतम तारा। क्या कहेंगे इसे हम, नवीनतम तारा। नए तारे बाहरी भुजा में रहते हैं, सूर्य बाहरी भुजा में, जिसे कि हम नया तारा कहते हैं। और ये पृथ्वी के यानी कि ग्रहों के बहुत ही नजदीक पर स्थित है, ग्रहों के बहुत ही नजदीक स्थित है। फिर तारे की बात करें तो लाल दानव का रूप लेता है यही तारा, कौन सा तारा, सूर्य। सूर्य यानी कि ये तारा है, लाल दानव का रूप लेगा, और लाल दानव का रूप लेने के बाद ये मध्य भुजा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मध्य भुजा में चले जाते हैं। ये सूरज है, ये खिसक कर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हमने हटा दिया इसको, खिसक कर यहाँ आ गया। जैसे जैसे इसकी उम्र खत्म होती जाएगी, ये कहाँ पर, मध्य वाले भाग में चला जाएगा। और इस मध्य वाले भाग को हम क्या कहेंगे, ये यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, और इस लाल दानव का रूप लेगा पहले, तो यहाँ पर लाल दानव का रूप ले लिया। ये सूर्य यहाँ पर था, इसने लाल दानव का रूप लिया, किसका, लाल दानव का रूप लिया। और अब लाल दानव का रूप लेकर क्या चला गया, मंदाकिनी के बल्ज वाले भाग पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ब्लैक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद में ये ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, तो तारे जो होते हैं वह लाल दानव के मध्य भुजा में जाने की में चले जाते हैं। जब वो लाल दानव बनता है तो मध्य भुजा में चले जाता है, बीच वाले भाग में, और फिर तारे की अंतिम अवस्था केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। तारे की जो अंतिम भुजा, ये सूर्य है, ये यहाँ पर जाएगा तो लाल दानव, और केंद्रीय भुजा में चला जाएगा तो इसकी अंतिम अवस्था में ये चला जाएगा मंदाकिनी केंद्रीय भाग बल्ज। मंदाकिनी का भी केंद्रीय भाग क्या है, बल्ज। जैसे कि हमने बात करी प्रत्येक आकाशगंगा का केंद्रीय भाग बल्ज होता है, उसी प्रकार मंदाकिनी का केंद्रीय भाग भी क्या है, बल्ज ही होता है। मंदाकिनी का केंद्रीय भाग भी बल्ज होता है। मंदाकिनी हमारी अपनी आकाशगंगा है। क्या है, मंदाकिनी हमारी अपनी आकाशगंगा है, जिसके अंदर सूर्य आता है। मंदाकिनी केंद्रीय भाग बल्ज। फिर हम बात करें बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं, और ब्लैक होल श्वेत वामन काला वामन को खींच लेते हैं। ये ब्लैक होल क्या होते हैं, श्वेत वामन और काला वामन को खींच लेते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि तारा जो होता है चंद्रशेखर सीमा पर उसका अंत निर्भर करता है। जब एक तारा होता है, उस तारे का जब अंत होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप लेता है। अगर वह 1.5 गुना छोटा हुआ तो वह श्वेत वामन या फिर काला वामन बन जाएगा, नहीं लाल वामन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह काला वामन या फिर लाल वामन, नहीं श्वेत वामन या फिर वो काला वामन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, श्वेत वामन या फिर वो काला वामन बन जाएगा। कौन सा, एक सूर्य है, सूर्य कौन सी अवस्था में आ गया, लाल दानव की अवस्था में आ गया। जब यह 1.44 यानी कि 1.5 गुना छोटा हुआ तो या तो श्वेत वामन या फिर काला वामन बन जाएगा। और जब ये बनेगा तो जो नीचे अगर बड़ा है 1.5 गुना बड़ा है तो यह अभिनव तारा बनेगा, और अभिनव तारे की अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी, ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल जो होगा ये श्वेत वामन और काला वामन को अपनी ओर खींच लेगा। क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्यों, क्योंकि ये ब्लैक होल है, इसके पास में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण ये जो है काला वामन और श्वेत वामन को अपनी ओर खींच लेगा।
ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। श्वेत वामन काला वामन को खींच लेता है। सूर्य मंदाकिनी के चक्कर कितने समय में लगाता है, तो वह 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से लगाता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से सूर्य जो है अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य यहाँ है सूर्य, तो ये इस पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगाएगा, तो 1 सेकेंड में ये कितने 250 किलोमीटर प्रति जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये इसके मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। फिर चक्कर पूरा करता है 25 करोड़ वर्ष में ये चक्कर पूरा करता है। 25 करोड़ साल में सूर्य अपनी मंदाकिनी का पूरा चक्कर लगा लेता है, यानी कि अपनी आकाश गंगा का पूरा चक्कर लगाता है। कौन? सूर्य अपने आकाश गंगा मंदाकिनी का पूरा चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जिसे कि हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के चाल से लगाता है और चक्कर पूरा करता है 25 करोड़ वर्ष में। यह चक्कर पूरा करता है, इसे ही ब्रह्मांड का वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ब्रह्मांड का वर्ष कहते हैं। सूर्य का करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का करीबी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और हमारा सबसे करीबी तारा कौन हो गया? सूर्य। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन हो गया? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी और हमारा सबसे करीबी तारा खुद सूर्य होता है। हमारा सबसे करीबी तारा कौन होता है? सूर्य होता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है आकाशगंगा वाले टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ा है। आपको समझ में आया होगा। तो अभी तो हमने ब्रह्मांड की बात करी, ब्रह्मांड के अंदर आज हमने आकाशगंगा की बात करी। तो ये हो गई आकाशगंगा और ये होगा ब्रह्मांड और ये हो गई आकाशगंगा। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर की भी बात हो गई है। फिर इसके अंदर हम बात करेंगे तारामंडल की। तारामंडल के बाद करेंगे हम नक्षत्र की। नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। नक्षत्र के बाद पढ़ेंगे हम सूर्य के बारे में। सूर्य के बाद पढ़ेंगे हम ग्रहों के बारे में, कौन से ग्रह की स्थिति क्या है क्या नहीं है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही सहयोगी होगी। इसी के साथ में हम आपको अगला वीडियो लेकर आएंगे तारामंडल के ऊपर, जिसके लिए भी आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहिएगा। हम बहुत ही अच्छी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।